हिंदी साहित्य का रीत काल। कुछ जो प्रेमी जन हैं उनके लिए ये काल अपने आप में विशेष महत्व रखता है। और वैसे काल विभाजन की दृष्टि से देखा जाए तो ये हिंदी साहित्य में तीसरे स्थान पे आता है। जैसा कि आपको पता होगा, आदिकाल प्रथम में आता है, दूसरे में भक्ति काल है और तीसरा उसकी परिणत रीत काल के रूप में होती है। जैसे आपको पता है कि भक्ति काल में भक्त संबंध जो विषय थे उनके संबंधित ग्रंथ लिखे गए, परंतु रीत काल में क्या था कि भक्ति का गुण क्या होता है वो प्रक्षेप में चला जाता है, पृष्ठ में चला जाता है, और रीति अर्थात श्रृंगार का जो एक स्थूल स्वरूप होता है वो हमारे सामने देखने के लिए मिलता है। जो कि भक्ति काल में क्या था, वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ प्रेम था, यहाँ पर स्थूलता की ओर वो चला जाता है। तो वही है रीत काल, और उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बात कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रीत काल समझने में थोड़ी सी सहायता मिलेगी यहाँ से। रीत काल को बेसिकली कई लोग श्रृंगारिक काल भी कहते हैं, अलंकारिक काल भी कहते हैं। जैसे विश्वनाथ मिश्र का नाम आता है, जिसे श्रृंगार काल के नाम से भी क्या है पुकारते हैं। बेसिकली इसके जो समय सीमा है वो 1650 से 1850 है ईस्वी के आसपास। और इसके जो समय का विभाजन है, इसको लेकर हिंदी साहित्य इतिहास में बहुत ही ज़्यादा विवाद की स्थिति नहीं है। जैसे कि आपको आदिकाल में देखने के लिए मिल जाता है, या फिर आदिकाल की शुरुआत कब से होती है उसका नामकरण को लेकर समस्याएं हैं, वो आपको रीतकाल में देखने के लिए नहीं मिलती। बात अगर इसकी मूल प्रवृत्ति की जाए तो आपको, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, रीति और रति का कुछ मिश्रण है इसका, मान के चलिए। अर्थात इसमें इसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो क्या है, श्रृंगार है। और इसमें कई सारे आचार्यों को आप देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे आचार्य केशव हों, देव हों, चिंतामणि हों। ऐसे क्या है, आपको आचार्य भी देखने को मिलेंगे जो कि काव्यांग विवेचन, काव्यांग विवेचन से मतलब क्या है, जो काव्य के अंग है, चाहे अलंकार हो, रस हो, इनसे संबंधित ग्रंथों का भी विवेचन इस काल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, रसचंद अलंकार से संबंधित। ठीक है, और इस काल खंड में आप जब भी देखेंगे तो दरबारी और सामंती साहित्य का प्रभाव आपको पूरी रचना में दिखेगा। अधिकतर जितने भी रचनाकार हो, चाहे वो आपके बिहारी हों या फिर घनानंद हो, गोदा आलम हो, सब कहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी दरबार से संबंध आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाता है। और लक्षण ग्रंथों की प्रधानता आपको इस रीति विषयक काव्यों में देखने के लिए मिलेगी। अभी हम लोग आगे चल कर रीत की चर्चा करेंगे, रीत क्या है। तो पहले हम थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि समझ रहे हैं। लक्षण ग्रंथ समझते होंगे आप लोग कि किसी विशेष लक्षण को लेकर अगर कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो वो क्या हो जाता है, आपका लक्षण ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, नक्सिक वर्णन, आपको जैसा कि आपको बताया कि प्रेमी जनों का विशेष कालखंड है। बिहारी की, जब बिहारी एक साड़ी को किसी माचिस की डिबिया से निकालते हैं तो लोगों के दिल उस डिबिया से निकल जाते हैं, आप समझ सकते हैं। तो इसमें दाम्पत्य जीवन के जो अंतरंग श्रृंगार का वर्णन है तो वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और इनकी शब्दावली में फारसी और उर्दू का प्रभाव भी आपको देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो राजश्रय जहाँ पर लिख रहे थे, या फिर उस समय जो केंद्रीय सत्ता थी वो क्या थी, फारसी को क्या कर रहे थे, राजभाषा के रूप में मान्यता के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली इनका जो प्रेरणा स्रोत है वो शास्त्रीय कविता से प्रेरणा ये लोग देते हैं, और शास्त्रीय भूमि पर स्थापित है इनकी रचना। और ये जो रीत काल में जितनी भी रचनाएं हुई, ऐसा तो है नहीं, आप जब पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें एक, जब आप टी.एस. एलियट को पढ़ते हैं तो टी.एस. एलियट का एक सिद्धांत आता है, वो है परंपरा का सिद्धांत। तो वो आप परंपरा का मूल आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इससे पहले जितने भी हिंदी साहित्य के काल रहे हों या अपभ्रंश का रहा हो, तो वो रीत काल में भी उनका सबका योगदान आप देखने के लिए मिल सकते हैं। अपितु जहाँ भक्ति काल में संस्कृत आचार्यों के योगदान देखने के लिए नगण्य है, वो रीत काल में आकर फिर से प्रकृत होता है। और उनके रीत काल में जो विभिन्न आचार्यों के गुण देखने के लिए मिलते हैं वो किससे, संस्कृत कवियों से भी प्रभावित होते हैं, चाहे अप्पय दीक्षित हो या फिर कुछ और, रस गंगाधर जैसे भी इस टाइम पीरियड में लोग जो हैं रचना कर रहे होते हैं। तो ये आप इनके बारे में देख सकते हैं। और प्राकृत अपभ्रंश या संस्कृत और हिंदी की जो पूर्वी, सबका एक क्या है, रीडी के रूप में आता है। कथ्य और विषय वस्तु क्या है, इनकी पुरानी ही है, जो कि पहले जैसे श्रृंगार के रूप में जहाँ पर जो वर्णन होता है कौन है, आपको जो आपने भक्ति काल में देखा सूरदास के कृष्ण है, राधा है, लेकिन वहाँ पर उनका जो प्रेम था वो ऐसा लौकिक प्रेम नहीं, अलौकिक तक वो प्राप्त करता है। परंतु यहाँ पर आते आते वो क्या हो जाता है, आपका वो आपका स्थूलता में मिल जाता है। और यहाँ पर क्या है कि कवियों उनको क्या है, सिर्फ और सिर्फ बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रीत योगात बलस जैसे शब्दों का यहाँ पर आप लोग प्रयोग देख सकते हैं। और ये रीत का जो बेसिकली अर्थ जो होता है, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। रीत का अर्थ नॉर्मली अर्थ में क्या होता है कि रघुकुल रीत सरदा चली आई। रीत का मतलब, अगर आप तुलसी को पढ़ते हैं तो मतलब रीत का मतलब क्या होता है, एक परंपरा। तो परंपरा आपको एक स्पष्ट परंपरा या रवायत इस पूरे कालखंड में देखने के लिए मिलती है। इसलिए इस कालखंड का नाम क्या कहा गया है, रीत का काल कहा गया, मतलब रीत काल के रूप में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है,
और कई बार रीत शब्द का प्रयोग क्या होता है कि जो काव्य शास्त्र और लक्षण ग्रंथ होते हैं उनके रूप में भी होता है, इसलिए इस काल को रीत काल के रूप में हम लोग क्या देख सकते हैं। ठीक है, और रीत काल का प्रारंभ तो भक्ति काल का अंत होने से पहले हो गया था। केशव दास का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, आचार्य केशव। तो उन्होंने रीत विषय ग्रंथों का लिखना प्रारंभ कर दिया था भक्ति काल के टाइम पीरियड के ही समय में, समय काल में। तो केशव दास क्या है, रीत के जो शुरुआती आचार्य हैं उनमें से हैं, और आप इनको संक्रमण काल कवि भी कह सकते हैं। बेसिकली इनके जो गुण थे, जो लक्षण थे, वो आप ये समझिए कि रीतकालीन थे, परंतु वो कर्म मतलब भक्ति काल में, जन्म जरूर भक्ति काल में होता है लेकिन कर्म इनके रीत काल वाले थे। ठीक है, और रीत काल का टाइम पीरियड क्या था कि ये पतोन्मुख विलासिता का काल था किसके, मुगलों का। क्योंकि आपको पता है कि 1606 आते आते क्या हो जाता है आपके जो आपका मुगल काल है उसका सूर्य डाउन होना, 1706 आते आते क्या होता है, मुगल काल का जो टाइम पीरियड होता है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। औरंगजेब इस दुनिया से इलोक को चले जाते हैं, इलोक से परलोक को चले जाते हैं। ठीक है, तो उसका प्रभाव भी इस साहित्य में आपको देखने के लिए मिल जाता है। छोटे छोटे रजवाड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे आश्रय देने वाले मिल जाते हैं जहाँ पर इन कवियों को आश्रय मिल जाता है। ठीक है, और हजारी तो इनको रुग्ण मनोभाव से ग्रस्त मानते हैं। इनके इस काल में जो भी कविता हो रही थी उसको लिए। ठीक है, और कवियों में क्योंकि सब दरबारी थे तो इनके अंदर क्या मिलती है, प्रतिस्पर्धा मिलती है कि कैसे अपने राजों को प्रसन्न कर दिया जाए। इस काल के पूरे रचना काल में आपको प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंदता देखने के लिए मिल जाए। क्यों? क्योंकि इनको जो भी रचना करते थे उसके एवज में कुछ ना कुछ फायदा मिलता था, असरफी मिलती थी। ऐसा माना जाता जैसे बिहारी जब लिखते थे तो क्या उनको हर एक दोहे पर एक सिक्का मिलता था सोने का। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, मतलब इस टाइम पीरियड की बातें हैं। रीतकाल में जो परंपरा थी, रीतकाल में कैसे आया है, उस सब के बारे में अगर आप समझें तो उसकी भावभूमि क्या थी, पृष्ठभूमि क्या थी, उसके बारे में आप समझ सकते हैं सब। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो सब सिंपल सी बात, जब प्रतिद्वंदता होती है तो लोग चमत्कार करना चाहते हैं, तो आपको इस पूरे टाइम पीरियड में आपको चमत्कार पे चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। 3 इडियट वाला चमत्कार नहीं, आप भाव देख सकते हैं लेकिन आप उसका चमत्कार यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो कामशास्त्र के ग्रंथ भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, अलंकार ग्रंथ भी मिल जाएंगे, रस शास्त्र के ग्रंथ भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको इस टाइम पीरियड पे कंटिन्यू देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, और रीतकाल का जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस काल का प्रभाव जो संस्कृत के आचार्य थे उनका भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिल जाता है। जैसे रीतकाल संस्कृत के जो आचार्य हैं, भामा हो गए, वामन हो गए, दंडी हो गए, रुद्रट हो गए, उनका प्रभाव यहाँ पर रीतकाल में लोग देखते हैं और वो देखने के लिए आपको मिलता है। ठीक है, तो अब जैसे अलंकारवादी हैं आपके संस्कृत में कौन आते हैं, पीयूष वर्ष जयदेव का नाम आपने सुना होगा, जिसको चंद्रालोक की जिन्होंने रचना की थी 12वीं शताब्दी में। ठीक है, या अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद हो, तो ये रुद्र काल के लिए क्या है, भावभूमि का काम करते हैं। और इनकी छाप जो इस समय जितने भी मतलब आचार्य थे उनकी रचनाओं में आपको देखने के लिए मिल जाता है। निरूपण में गहरी भूमिका रहती है। और जैसे ध्वनि संप्रदाय था जो कि किसका है, संस्कृत का है, उसका प्रभाव भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, मम्मट के काव्य प्रकाश में, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण में, सब किसका, इसी सब का वर्णन आपको देखने के लिए दिखेगा। तो शुक्ल जी इस प्रभाव को भी मानते हैं कि जो संस्कृत का है प्रभाव उन पर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और अगर रस संप्रदाय में अगर इस साल में देखा जाए तो भानुदत्त की रसमंजरी हो गई, रस तरंगड़ी हो गई, नायिका भेद या संज्ञा वर्णन आपको इस टाइम पीरियड में देखने के लिए मिल जाता है। कृपाराम की की मतलब कौन पर है, जैसे कृपाराम ने हितरंगड़ी लिखी है, वो रीतकाल की भावभूमि किसकी है, इन्हीं सब की है, किसी संस्कृत की। तो बिहारी ने अपने पूर्व कवियों को मजबून छीन लिया। क्यों? क्योंकि बिहारी ने मतलब जो केवल उन्होंने देखिए, अभी हम लोग डिवीजन समझेंगे, रीत सत, रीत बद्ध, रीत मुक्त का। तो ये क्या है, बिहारी रीत किस में आते हैं, सिद्ध कवियों में आते हैं। ठीक है, जब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो बिहारी अपने आप में एक श्रेष्ठ रचनाकार थे, कवि थे कि उन्होंने अपने जो अन्य उस काल के उनकी सबको क्या है कम कर दिया। ठीक है, लक्षण ग्रंथ और नायिका भेद के लिए जो संस्कृत ग्रंथों जो परंपरा थी उसको आगे उन लोगों ने बढ़ाया। जीवन के विभिन्न वृत्तियों को उन लोगों ने दिखाया, और नक्सिक वर्णन का मतलब सर से लेके पैर तक जो वर्णन हो सकता है, जैसा भी कमर से लेके जो आप सोच सकते हैं, जो जहाँ तक आपकी नज़र जा पा रही है, उन सब का वर्णन लोगों ने बहुत ही मतलब व्यवस्थित ढंग से आपको लिए दिया है। ठीक है, और कुछ थोड़ी बहुत रचनाएं हैं जो भक्ति परक है, नहीं बाकी उद्देश्य उनका वही था, दरबारी ही रहा। ठीक है, और नई पराग नई मधुर मधुर तो आपने सुन ही रखा होगा। और इनमें क्या है, मुक्तक विधान है, जैसे बिहारी मुक्तक रचनाएं लिखते हैं, चमत्कार पीठा आपको देखने के लिए मिल जाती है। श्रृंगार चित्रा मैंने बता ही चुका, रीत पर निर्भरता है ही है।
और राजयास्त्रा में रचना है, इसलिए पांडित प्रदर्शन की प्रवृत्ति मैंने इसके बारे में बात कर ली है। फारसी की तमाम खूबियाँ क्या है रीतकालीन कवियों में देखने के लिए, ये सब जो मिलती हैं किसके, फारसी कवियों से है। ठीक है, रीत का स्वरूप और रचना। तो अगर बात की जाए तो रीत का जो कई अर्थ हमारे जो हिंदी में हम लोग रीत वर्ड का इस्तेमाल कई अर्थों में करते हैं, जैसे परंपरा हो गया, मार्ग हो गया, पथ हो गया, प्रणाली हो गया, शैली हो गया, युक्ति हो गया, रिवाज हो गया, तरीका हो गया, रवायत हो गया, फितरत हो गया। आज क्या है रीत के लिए प्रयोग होने वाले शब्द हैं, तो उन सबका यहाँ पर आप उससे मतलब निकाल सकते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो आप ऐसा समझ सकते हैं मेथड। तो मेथड शब्द क्या है, इंग्लिश में इस्तेमाल होता है रीत की जगह पे, या फिर ट्रेडिशन, कस्टम, स्टाइल, आप ऐसे शब्दों का भी इसके लिए मान सकते हैं। तो रीत का सबसे क्वेश्चन है आपको कई बार आपके सामने आता है कि रीत का सबसे पहला पुराण कहाँ मिलता है, प्रमाण कहाँ मिलता है, सॉरी, वो अग्नि पुराण में देखने के लिए आपको मिल जाता है। ठीक है, दंडी ने आपका दंडी वामन ने आपकी रीत के आचार्य ही हैं। ठीक है, तो रीत को मार्ग मानते हैं। हिंदी और संस्कृत की रीत में बहुत अंतर है। ठीक है, वहाँ रीत क्या थी और यहाँ रीत क्या अंतर है। हिंदी में क्या है वो मेथड के रूप में आती है, और संस्कृत में वो क्या है मैटर है। एक तो ये दोनों का बेसिकली अंतर है। तो हाँ, जहाँ पर इसी काल विभाजन की बात की जाए तो तीन काल विभाजन होते हैं, रीत सिद्ध, रीतबद्ध और रीत मुक्त। जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों को नहीं लिखा है, ठीक है, वो क्या है, वो मतलब रीत परक रचनाएं लिखी हैं, परंतु क्या है लक्षण ग्रंथों को नहीं लिखा, वो बेसिकली रीत सिद्ध में चले गए। जिन्होंने लक्षण ग्रंथों को लिखा वो रीतबद्ध में चले गए, और जिन्होंने मतलब इन सारी परंपराओं को नहीं माना उनको रीत मुक्त कहा जाता है। जैसे गणानंद बोधा आलम का नाम आता है, और जिनको रामचंद्र शुक्ल अलग कवियों के रूप में ट्रेडिशन कर देते हैं उनको, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने क्या है कि इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, रीत सिद्ध और रीत मुक्त टाइप में, या रीतबद्ध और रीत मुक्त टाइप में, तो इसलिए इनको अलग कवियों में रखना पड़ता है। ठीक है, तो परिस्थितियाँ क्या थी कि ऐसी कुछ परिस्थितियाँ बनती हैं कि इन्होंने पूरी तैयारी के साथ क्या जो उसकी कविता का बाह्य पक्ष होता है उसको संवारने पर जोर दिया, मतलब उसको संगारिकता दी है, जिससे चमत्कार पीता है, देखने में क्या है अच्छा लगा। ठीक है, और बिहारी के बारे में तो कहा जाता है इन्होंने शाब्दिक चित्रकारी की है, कि जब आप बिहारी की है कि कोई भी दोहा पढ़ते हैं ना, तो आपको मतलब आपके आगे होता नहीं दृश्य बिंब। आप जब हिंदी के साहित्य, आप हिंदी का व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें एक दृश्य बिंब का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। बिंब में क्या होते हैं कि हमारे जब आंखों के सामने कोई चीज़ बिल्कुल उजागर हो जाए, किसी चीज़ को अगर सुन के पढ़ के हमारे नाक उस चीज़ का सुगंध महसूस करने लगे, या हमारे जीव उसका स्वाद महसूस कर ले, स्वाद दिन, तो ये सब है। तो वही चीज़ अगर किसी अब बिहारी के बारे में क्या है, वो चीज़ क्या करते थे, जिसके बारे में सपोज करिए किसी नायिका का वर्णन कर रहे हैं, तो आपके सामने वो नायिका बिल्कुल हूबहू चलती हुई नजर आने लगे, तो दृश्य बिंब आपको बिहारी में बहुत बार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो एक हाथी के दांत जो होते हैं उसमें शुक्ल जी ने कहा कि बिलबूटे की जो कढ़ाई होती है वो उन्होंने किसने की है, बिहारी जी ने की। ठीक है, और विलासी दरबार का प्रवेश था, राजनीतिक अपकर्ष का काल तो था ही ये सब, तो इसका आपको इस पर प्रभाव देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो रचनाएं लिखी गई, जो शासन वर्ग होता है उसको भाई क्योंकि उससे फायदा मिल रहा था, तो उनकी जो कुंठित मनोवृत्तियाँ होती हैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास इसमें आपको देखने के लिए ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, और इस काल पीरियड में आपको समाज के बीच स्पष्ट विभाजन देखने को मिलेगा, राजा और जनता के बीच में आपको विभाजन देखने के लिए मिल जाएगा। और सामाजिक अवनति के कारण साथ काव्य का विलासी जीवन का काव्य भी है, तो क्योंकि सामाजिक अवनति हो रही थी, छोटे छोटे राज्य बन रहे थे, युद्ध हो रहे थे, और इस कारण क्या समाज अवनति भी आ रही थी। ठीक है, तो जो रीतकाल का काव्य है लोक जीवन का काव्य नहीं है। जब ये मैं ये वर्ड इस्तेमाल करता हूँ लोक जीवन का काव्य नहीं है, इसका तात्पर्य है कि लोक जीवन की जो बहुत ही, आप ऐसे समझिए कि कई बार क्या होता है ना, आपके घर में छोटे छोटे सुराग होते हैं, उससे धूप आ रही होती है, तो अगर रीतकाल में आप लोक जीवन को ढूंढेंगे तो वही सुरागों से आ रही धूप के बराबर आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको इस समय जितने भी प्रसंग देखने को मिल जाएंगे उनमें कहीं भी आपको लोक जीवन देखने के लिए नहीं मिल जाता, चाहे वो कोई भी काव्य हो। मुक्तक वाले में थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है, बाकी ये बिल्कुल ऊपर से छू छू के निकल जाता है। तो ऐसा आपको इस साल के पूरे साहित्य में देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, घनानंद को या सॉरी केशव हो या बिहारी। ठीक है, और सांस्कृतिक पराभव और धार्मिक पराभव का कार्य तो ये था ही, और सांस्कृतिक प्रतिद्वंदता क्या है चरम पर पहुंच चुकी थी, तो सब इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो और नैतिकता की आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि दरबार में नैतिकता किस चीज़ की, ठीक है, जहाँ पैसा होता है वहाँ नैतिकता मुश्किल से टिक पाती है। ठीक है, नवीर और कलात्मकता उत्कर्ष का काल तो ये था ही। ठीक है, रीतकाल का साहित्य एक वर्ग विशेष की श्रृंगारी विलासी भावनाओं को तुष्ट का माध्यम था, जैसे दरबार में लिखा जा रहा था। ठीक है, और केशव के बारे में जो एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि वो क्या है, बाबा कई जात वाली लाइन, कि केशव इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं कि कोई उनको सुंदर बाला बाबा कह के चली जा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। इस बात का अफसोस आप केशव में देख सकते हैं, इससे समझ सकते हैं कि
कैसे थे केशव और केशवदाह की एक प्रसिद्ध रचना भी है रसिक प्रिया। ठीक है, कलात्मक स्वरूप तो है परंतु उदात्त नहीं, लोजाइनस का उदात्तवाद। क्यों? कविता क्या उदात्तता को बढ़ाने वाला, वो मूल्य आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिल जाएगा। ठीक है, वाह वाह सुनने की जो आदत नहीं होती, जैसे जो भाड़ कवि टाइप के होते हैं, वाह वाड़ी, अब कभी आप इसको उनके साथ तुलना मत करने लगिएगा। क्या नाम है आज के अपने जो वाह वाही कवि हैं, ऐसा कुछ नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य है। तो वाह वाह की स्वर ज़्यादा गूंज में दिखाई इस काल में देखने के लिए मिलती है। और घनानंद की जो है आह अखरती है कई मामलों में, क्योंकि घनानंद मुक्तक में आते हैं, मुक्त वाले में आते हैं। और कविता क्या है, भाव रीत काल की जो कविता है वो केवल बाह्य अभिव्यक्ति कविता है, और उसमें अंतर क्या है, युग परिवेश राजनीति सामाजिक परिवेश से कोई प्रभाव उसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलता, जो भक्तिकाल में देखने को मिलता है, चाहे वो कबीर हो चाहे वो आपके तुलसीदास हो। तुलसीदास लोकनायक बन के निकलते हैं। ठीक है, और तो शुक्ल जी ने तो इसको दो भागों में बांटा है, रीत ग्रंथ या अन्य कवियों में। ठीक है, अन्य कवियों में स्वच्छंद कवि आते हैं जिनको रुत मुक्त के रूप में डिवाइडेड किया जाता है। बाकी विश्वनाथ मिश्र ने इसे 3 रूपों में बांटा है, कौन कौन से, रीत सिद्ध, रीतबद्ध और रीत मुक्त। रीत सिद्ध में जिन्होंने उदाहरणों की अधिकता है परंतु क्या है उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, वो रीत सिद्ध कहलाए। जिन्होंने लक्षण और उदाहरणों के दोनों साथ लिखा है वो रीतबद्ध कहलाए, जिसमें केशव आ जाते हैं आपके। ठीक है, और ऐसा रीतबद्ध में सबसे ज़्यादा सृजन रीत काल में हुआ है। ठीक है, रीतबद्ध में सबसे ज़्यादा, क्योंकि आचार्यत्व का प्रभाव को दिखाना था लोगों को। ठीक है, जैसे केशवदास आते हैं, चिंतामणि। अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मतलब आपका रीतकाल का प्रारंभिक कवि किसे माना, तो उन्होंने केशवदास को नहीं, आपको तो चिंतामणि को स्वीकार किया। ठीक है, तो केशवदास है, चिंतामणि है, मंडन है, मतिराम है, भूषण है, ठीक है, भिखारी हैं, सेनापति हैं, रसलीन है, महाराजा जसवंत सिंह है, पद्माकर हैं, ग्वाल कवि, सब क्या है आपके रीतबद्ध कवियों में आ जाते हैं। ठीक है, काव्य रचना से बंध कर रचनाएं की है, अलंकार निरूपण ग्रंथ लिखे, रस निरूपण ग्रंथ लिखे, आपके नायक नायिका भेद पर इन लोगों ने ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, और जैसे संस्कृत काव्य परंपरा थी, लक्षण भी खुद देते थे और उदाहरण भी खुद देते थे। कई बार उन्होंने संस्कृत से कॉपी पेस्ट कर लिए थे, कई बार खुद के नए अपने खुद के बनाए। ठीक है, और और ये जहाँ पर ये लक्षण और खुद देते और उदाहरण खुद देते थे, वहाँ पर ये संस्कृत आचार्य से थोड़ा थोड़ा अपने आप को भिन्न कर ले जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, आचार्यत्व को भी साधने की कोशिश की और कवित्व को। कई बार इस चक्कर में क्या है, इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। केशव आचार्य तो रह जाते हैं पर कवि नहीं बन पाते, कि केशव की जो रचना है वो क्या है, किसी भी जनता में आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो जनता से जुड़ ही नहीं पाते, कभी जनता से जुड़ा हो नहीं पाता, केवल और केवल वो आचार्य बन के रह जाते हैं। ठीक है, काव्यांग विवेचन के माध्यम से कविता की गई। सर्वांग निरूपक कवि भी कुछ थे, जैसे जिन्होंने सभी काव्यांग अलंकार रस सबका वर्णन किया। कुछ अलंकार निरूपक थे, कुछ रस निरूपक थे, केवल उन्होंने अलंकार निरूपक ग्रंथ लिए या रस निरूपक ग्रंथ लिए, उन्होंने क्या है, उनको सर्वांग में हम लोग नहीं मानते। ठीक है, शास्त्रीयता का परंपरा का आधार इनकी रचनाओं में आपको लिखने मिल जाए। क्लासिकल काव्य रचनाएं जो होती हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन वही होता है ना, क्लासिक जनता में नहीं आता, जनता में तो वही लोक गीत आते हैं। अब किसी को भी आ करके आप सुनाओगे तो वो आ करके सुनते निकल जाएगा, क्योंकि वो लोक में लोक ही चीज़ें चलती हैं। ठीक है, और नारी सौंदर्य के चित्रण तो मैं आपके बारे में बार बार वैसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ। ठीक है, और लेकिन रीतकाल की सबसे बड़ी संपत्ति प्रगति भी उनके यहाँ कैसे उद्दीपन स्वरूप में आई है और छोटा छोटा आई है और निकल छुके ही निकल जाती है। और नारी का जहाँ पे अंदर का चित्रण नहीं, केवल बाहरी चित्रण में लोगों ने मतलब देखने की कोशिश की है। मतलब क्या है कि ऊंचाइयाँ और गहराइयाँ नापने का काम इस काल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और प्रकृति का जो स्वाभाविक और नैसर्गिक रूप आपको छाया, कुछ लोग छायावादी तुलना रीत काल से कर देते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ प्रकृति का है क्या, स्वाभाविक नैसर्गिक रूप देखने के लिए मिल जाता है। पंथ आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं छायावाद में, परंतु आपको रीत काल में कोई पंथ देखने के लिए नहीं मिलते। ठीक है, तो क्योंकि आप ये बताइए प्रकृति क्यों नहीं आई इनके यहाँ पर, क्यों सुनने के लिए आपको प्रकृति नहीं मिली? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह था कि जो भी लोग रचना कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, मैं जहाँ पर बैठा हूँ, अगर मुझे यहीं पर रहना है तो सिंपल सी बात है कि मुझे प्रकृति का कुछ ध्यान और भान तो होगा नहीं। मतलब वो हमें जब जो चीज़ दिख रही होती है हम उसी के बारे में रचना कर रहे होते हैं। भाई दरबार में तो नृत्यकी दिखेगी आपको बढ़िया डांस करते हुए, ठीक है, अनारकली आपको दिखेगी तो आप अनारकली का वर्णन करेंगे ना, अनार के फूल का वर्णन तो आप नहीं करेंगे कभी। अनार के फूल को आप देखिए, उसका भी आप वर्णन तभी करेंगे जब आप उसको देख पाएंगे। तो ये चीज़ आपको इस काल में देखने के लिए आपको मिलती है कि आपको प्रकृति केवल उद्दीपन स्वरूप आती है। ठीक है, और अलंकार के प्रति विशेष मतलब आकर्षण रहता है, चाहे केशव कवि प्रिया हो। और जब केशव काव्य के लक्षण देते हैं तो उसमें मतलब काव्य का हेतु या लक्षण वगैरह की बात करते हैं तो उसमें अलंकारिकता को महत्व देते हैं। ठीक है, और भाषा तो ब्रज ही थी, यहाँ पर अवधि की रचनाएं कम हो गई थी इस काल पीरियड में, जैसा मैंने बताया था। भाषा माधुर्य भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, और भाषा में परिपक्वता भाषा को प्रदान की गई है, और लोकोक्ति और मुहावरे बहुत देखने के लिए मिलते हैं, और वो क्या है, भाषा को चार चांद भी लगा देते हैं।
परंपरा बदे कवि थे क्योंकि रीतकालीन थे, जो काव्य रचना के नियमों को पूर्णतः लागू करने का प्रयास करते थे। रीत सिद्ध कवियों में मैंने बता ही चुका हूँ, जिन्होंने क्या है काव्य लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। काव्यांगों को उत्कृष्ट उदाहरणों में रखा जा सकता है, इन्होंने जो उदाहरण दिए बहुत स्पष्ट, लेकिन उसके लक्षण वगैरह कुछ नहीं थे। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र रीत सिद्ध कवियों को रीतबद्ध कवियों में शामिल किया है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। रीत को ध्यान में रखकर काव्य रचना कर रहे थे, परंतु उन्होंने कोई काव्य लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। ठीक है, और रीत की बद्धता को पूरी जानकारी होते हुए भावानुसार काव्य लिखे, स्वाभाविक काव्य लिखा, जिसमें आते हैं बिहारी, कृष्ण, कवि रत्नेश, बेनी। ठीक है, बद्ध और सिर्फ में कोई सैद्धांतिक भेद नहीं, सिर्फ और सिर्फ शास्त्रीयता मतलब लक्षण ग्रंथों का भी भेद आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, शास्त्रीयता यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाती है। काव्य रीत से दबकर रीत सिद्ध कवियों की कविता क्या है, बोझल नहीं दिखाई पड़ती। ठीक है, ये क्योंकि हम मुक्तक रचनाएं ज़्यादा लिखे हैं कि आप बिहारी को भी देख पाते हैं, 719 20 दोहे लिख के क्या है फेमस हो जाते हैं। ठीक है, काम शास्त्र, गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि के व्यवहारिक रूपों में अपनाया, क्योंकि आप जब बिहारी सत्साई देखते हैं तो आप उसके जो पहला ही है उसमें भी उन्होंने मतलब अपने पूरे ज्ञान को कि उनको भैया सब चीज़ का ज्ञान है, राधा नागर सोई जातन की झाई परिवाला आप लोगों ने पढ़ा है, तो वो उसमें सब आपको उनका आयुर्वेद का ज्ञान वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और राज दरबार में जुड़ने की आकांक्षा सभी कवियों में बराबर इस रीत बद्ध वाले में भी दिखती है, रीत सिद्ध वाले में भी दिखती है। और रीत काल के सुमेरी किसको कहा जाता है, बिहारी को कहा जाता है। ठीक है, और गृहस्थ जीवन की समस्त मुद्राएं इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। संयोग श्रृंगार का तो अद्भुत वर्णन यहाँ देखने को मिलेगा। और संयोग श्रृंगार का तो ऐसा है कि अब कमरे में नैनों से नैनों की बात हो जाती है, ऐसा चीज़। ठीक है, तो सौंदर्य चित्रण केंद्र में नारी है यहाँ पर, बाह्य चित्रण हासिल है, नक्शे चित्रण जिसे कहते हैं, अभ्यंतर कौशल कहीं कहीं दिख जाता है। भक्ति और नीति पर रचनाएं भी की हैं, जो कि कई बार श्रृंगार का बहाना भी रह जाती है, उनको खुद लिख देते हैं इसके बारे में कि श्रृंगार का बहाना है। ठीक है, प्रकट चित्रण क्या है, उद्दीपक भाव में यहाँ पर आती है, और स्वतंत्र वर्णन बहुत कम दिखाई पड़ता है। ठीक है, मुक्तक काव्य यहाँ पर रीत सिद्ध वालों में आते ही हैं। छोटे आकारी ग्रंथों के छंदों से क्या है भावों की अभिव्यक्ति की है, चाहे वो दोहा हो, सोरठा हो, सवैया हो। ठीक है, तो दोहा 11 आपका 13 11, सोरठा 11 13, छोटी छोटी दो लाइनों में अपनी बात को कह देना, और हर आपको एक लाइन पढ़ के पूरी संतुष्टि मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको आप तुलसी को पढ़ते हैं या किसी और को पढ़ते हैं तो आपको एक दोहा पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ना पड़ता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक पढ़ के आपको अगले से उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ऐसा है। और अलंकार विधा यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाती है, इसलिए मिश्र बंधु जिनका मिश्र बंधु विनोद करके ग्रंथ भी आता है, मिश्र बंधु विनोद, तो मिश्र बंधु ने से क्या कहा है, अलंकृत काल की भी संख्या दी है। ठीक है, क्योंकि बाह्य चमत्कार में अलंकारी अलंकार आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, और रीत सिद्ध के अलंकार में प्राण तत्व तो कहा भी जा सकता है। ठीक है, बलिए बिहारी ने अनेक शब्दों को तोड़ा मोड़ा क्योंकि इसलिए क्योंकि वो चमत्कारिक और मोहक हो जाए। ठीक है, बिहारी, पृथ्वी सिंह, नपशंभू, राम सहाय दास, दुजदेव, हटजी, बेनी महा वाजपेयी, पजनेस आदि क्या है रीत सिद्ध कवि हैं। कलात्मकता की जिससे वादा करने के लिए लोग क्या है आपको बाध्य कर देते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए किसकी बात की जाए अगर रीत मुक्त कवियों में तो घनानंद बोधा आलम आते हैं, और इन्होंने क्या है जो रीत के बंधे बनाए मतलब पैमाने थे उनको तोड़कर रचनाएं की, उनको रीत मुक्त कवियों में शामिल किया गया। और इनकी ग्रंथ में कुछ प्रकट भी आपको देखने के लिए मिल जाती है, और कई बार इन्होंने क्या है दरबार से हटकर भी अपनी रचनाएं लिखी, ये आपको रीत मुक्त कवियों में देखने के लिए मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रीति काल के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल गई होगी, और शायद आपको इससे रीत काल आप जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो उसमें आप अच्छे से समझ भी पाएंगे।